सर आप इधर उधर बैठ जाएंगे, इस तरफ से वो आ जाएगा ना। सर आप अपने स्कूल के बारे में बताइए। सर ये मुनि इंटरनेशनल स्कूल है। इसकी स्थापना कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए करी गई। एक्चुअली क्या हुआ, स्कूल जो बनाए गए थे, पहला स्कूल 1712 में मास के लिए, जनता के लिए जो बनाया गया था, उसका पर्पस था कि कुछ सेम लाइक माइंडेड लोग पैदा करे जाएं, कुछ फौजी पैदा करे जाए, कुछ एम्पायर के ऐसे सर्वेंट पैदा करे जाएं जो एजुकेशन को सबके लिए बराबर कर दें। बल्कि कुछ देशों ने तो यहाँ तक किया कि जो बच्चे स्कूल नहीं आए उनके पेरेंट्स को ही पनिश किया। तो हमारे गुरुकुल थे वो मास के लिए नहीं थे, राजकीय कार्य में लगे लोगों को या विशेष ज्ञान या विशेष क्षमता वाले लोगों को पारंगत करने के लिए थे। हुआ क्या कि ये पूरे के पूरे स्किल के लिए स्कूलों को एस्टेब्लिश कर दिया गया कि आप मैथ सीख लो ताकि दुकान चलाने में या कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग में काम आएंगे। इस पूरी पढ़ाई में करके सीखो या सीख के करो, इसी पद्धति पे काम चला। समझ के यहाँ कोई लेना देना था ही नहीं। करके सीखो इसलिए दोहे तक बन गए कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, और सीख के करो, कॉलेज जाओ, BA MA कॉलेज जाओ, MBBS कॉलेज जाओ, वहां से सीख के आओ और लोगों के ऊपर अपने प्रयोग करो। इसीलिए डॉक्टर वकील वगैरह लोगों को ये पूछा गया कि प्रैक्टिस कहाँ करते हो। उनसे ये नहीं कहा कि काम कहाँ करते हो, ये वो बताते हैं हम सर प्रैक्टिस आजकल दीनदयाल में करते हैं या इस हॉस्पिटल में या उस हॉस्पिटल में करते हैं। जब मैंने स्कूल खोला तो मेरे आगे बड़ी भारी दुविधा थी कि मैं तैयार किसको कर रहा हूं। अगर मुझे सर्वेंट तैयार करने हैं या फॉलोअर तैयार करने हैं या रियली कुछ कैपेबल लोग स्कूलों से निकालने हैं। जब मैंने स्कूलों का इतिहास देखा तो मुझे एक भी साइंटिस्ट स्कूल से निकलता दिखाई नहीं दिया, मुझे एक भी फिलोसफर, एक भी ज्ञानी निकलता दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा यार ये क्या कहानी है, क्यों ऐसा है कि एक भी साइंटिस्ट नहीं निकल रहा, एक भी फिलोसफर नहीं निकल रहा, वो स्कूल के बाकी लोग निकल रहे हैं। इसका मतलब स्कूल में वो चीज नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी। ये मेरा बचपन से पेन था। मैं कैपेबल था मगर मेरे टीचरों ने जो मैं जानना चाहता था उसकी जगह वो जो बताना चाहते थे वो डालने का प्रयास किया। मैं बहुत दुविधा में था कि मैं कुछ जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये जो तुम जानना चाहते हो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैंने सोचा कि क्या दुनिया के सभी लोगों के लिए एक ही सिलेबस होगा? मैं कुछ और जानना चाहता हूं, किसी और तरीके से जानना चाहता हूं। और ये कैसी एजुकेशन है जो यूनिफॉर्म कर रही है सभी को? ये यूनिफॉर्म कैसे कर सकती है जब मेरे में टैलेंट कहीं से स्टार्ट होता है कहीं तक जाता है, किसी आदमी में कहीं से जाता है कहीं तक जाता है। ये कैसा दुनिया, कैसा सिलेबस? खैर मैंने सोचा कि इसकी शुरुआत इस सिलेबस से ही करी जाए, इस शिक्षा से ही करी जाए। मैंने स्कूल खोला, मुझे उनकी बात को समझा। मैंने जब एजुकेशन को देखा, आप हैरान रहेंगे सर, सन 1810 में भी 35 से 50 मिनट का पीरियड था और 2015 में भी 35 से 50 मिनट का ही पीरियड। 205 साल बीत गए, पीरियड नहीं चेंज कर पाए। कौन सी पढ़ाई के एजुकेशन का काम चल रहा है भाई? मैंने कहा कि शायद उस समय 35 से 50 मिनट का पीरियड था तो क्यों रहा होगा। मैंने इसकी जांच शुरू करी। शायद इंफॉर्मेशन लिमिटेड थी, सब्जेक्ट बड़े नहीं रहे होंगे और उससे बड़ा तो रहा था कि टीचर को बोलना था, बाकी किसी को सबको सुनना था। तो 35 मिनट ही बोल के थक जाता है, एक आदमी कितनी देर बोलेगा। मुझे लगा ये सब कारण उनके कारण रहे होंगे, बहुत सारे कारणों को उसमें प्रकाश नहीं था। अब 2015 में भी वही, आज खाली बुक्स इंफॉर्मेशन की सोर्सेज नहीं है, खाली टीचर इंफॉर्मेशन का सोर्सेज नहीं है। आज गूगल है, ट्विटर है, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एप्स हैं, अप्लायंसेस हैं जिनसे ज्ञान लिया जाता है। तो फिर 35 मिनट का पीरियड क्यों? असल में कारण था कि टीचर ही बोलता तो 35 मिनट ही बोल सकता था। मैंने 6 देशों की जांच करी, जापान, फिनलैंड जो पीसा में सबसे ऊपर था, साउथ कोरिया जो नंबर 2 पे था, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका, सभी में 35 से 50 मिनट के पीरियड थे। मैंने कहा नहीं, 35 से 50 मिनट के पीरियड में इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, डीप थिंकिंग नहीं हो सकती। एक टीचर जो 35 मिनट के पीरियड में आता है, 10 से 15 मिनट तक तो एकोमोडेट करता रहता है बच्चों के साथ में कि सभी ठीक है, ऐसा है, वैसा है, और लास्ट के 20 मिनट वो बेचारा इन्फॉर्मेशन सिलेबस पूरा करने के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करके चला जाता है। इसीलिए क्लास में 20 से 25-50% जो बेवकूफ़ होते हैं, जो अनप्रिपेयर्ड होते हैं, वो हमेशा बचे रह जाते हैं।
वो कहते हैं कम से कम शुरू के 15-20 मिनट में ध्यान देता है, वो उन्हीं को अच्छा समझ के चला जाता है। तो वो बेचारे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। मैंने कहा ना, ऐसे नहीं होने देंगे। बच्चों की भागीदारी बढ़ाई हमने कहा कि बेटा अगर एक बच्चा सीख सकता है तो दूसरा बच्चा भी सीख सकता है, क्योंकि टीचर सबको एक ही सुर और स्वर में बोलता है, भाव की कमियां हो सकती हैं, परंतु अगर एक बच्चा सीख सकता है तो सब बच्चे सीख सकते हैं। नहीं सीखते तो ये आपका विश्वासघात है, टीचर और परिस्थिति और किताब का विश्वासघात नहीं है। हमने बच्चों को इस पर तैयार किया। आप जिम्मेवार हैं, ना कोई भगवान जिम्मेवार है और ना ही कोई दूसरी अवस्था जिम्मेवार है, सिर्फ आप जिम्मेवार हैं ना सीखने के। टीचर ने मना नहीं किया। और हंसी की बात तो ये उठती है कि किसी भी बुक शॉप में कभी किताब ये कह के नहीं बिकती कि तुम किस स्कूल में पढ़ते हो और तुम किस जाति से संबंध रखते हो। वो तो कहता है पैसे दो, मेरे यहाँ किताब की कोई जाति नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है। मुझे समझ ही नहीं आया कि हम लोगों ने कभी ये बांटना शुरू कर दिया। अरे ज्ञान तो आजकल तो इजिली अवेलेबल है हर एक के पास, डॉक्टर गूगल के रूप में भी। और ये पूरी एजुकेशन स्किल के लिए थी कि आप कौन से स्किल के लिए काम आएंगे। ठीक है, कभी जरूरत रही होगी स्किल की, मना नहीं कर रहा कि साइंटिस्ट चाहिए होंगे, डॉक्टर चाहिए होंगे, मगर अब दौर बढ़ गया है, अब तो पॉलिसी चेंज करो। हो गया ना, जितने साइंटिस्ट चाहिए थे। तो जैसे आप बता रहे थे सर कि आपने रिसर्च किया कि मतलब पीरियड के बारे में, तो उसके आगे फिर आपने क्या चेंज किया? हमने पीरियड 1 घंटा 50 मिनट का किया। और आप मानेंगे नहीं, हमने इसमें पूरी सहमति ली बच्चों से, टीचरों से। कई महीने डिस्कस चला इस पर। बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम बताई, टीचरों ने अपनी बताई कि हम इतना लंबा कैसे बोलेंगे। हमने कहा 15 मिनट से ऊपर मत बोलना, क्योंकि स्कूल में बच्चे आपका सुनने नहीं आए, कुछ करने आए हैं। हमने उनकी भागीदारी बढ़ा दी। आज हमारे स्कूल में 1 घंटा 50 मिनट का पीरियड होता है। डीप थिंकिंग होती है और बच्चे एंजॉय करते हैं और सब्जेक्ट बहुत तेज खत्म हो जाता है। और हर उस बच्चे पर टीचर का निगाह चली जाती है जिसको वो प्लान करके आया होता है, क्योंकि 35 मिनट में उस बेचारे के पास उसको सिर्फ एक डांस करने के अलावा उसके पास मौका होता ही नहीं है, क्योंकि 35 मिनट बीतते देर नहीं लगते। अब 1 घंटे 50 मिनट में शानदार काम चलता है। मुन्नी इंटरनेशनल स्कूल में 1 घंटे 50 मिनट का पीरियड होता है। इसके अलावा और जो हमारे देश में स्कूल हैं उससे किस तरह अलग है मुन्नी इंटरनेशनल स्कूल? मुन्नी इंटरनेशनल स्कूल सबसे अलग इस तरीके से है कि यहाँ पूरी एजुकेशन वैल्यूज से स्टार्ट होती है, जिसका मैं अपने जीवन में, जिसकी सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है कि मैं जीवन विद्या का एक मेंबर बन पाया। मैं सच बताऊं, मैं कहता था अगर जान भी लूंगा तो उसके बाद क्या, कर भी लूंगा अगर पूरे काम को तो उसके बाद क्या, और पा भी लूंगा दुनिया की सारी संपत्ति तो उसके बाद क्या। मैं 2009 में जीवन विद्या के संपर्क में आया। मुझे जीवन का जीने का लक्ष्य मिल गया और मैंने एजुकेशन इस तरह करी कि मैंने कहा कि वैल्यूज खाली मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद नहीं है। ये किताबें ग्रंथ वैल्यूज नहीं है। वैल्यूज का मतलब है कि कर्म में कैसे मैं उसको संस्कारित कर पाऊँ। ये मुन्नी इंटरनेशनल स्कूल वैल्यूज से स्टार्ट होता है, प्रेजेंट एजुकेशन को वैल्यूज में कराता है और वैल्यूज को ही एंड कर देता है, इसलिए सबसे अलग है ये। आप हैरान रहेंगे, हमने पूरी एजुकेशन 10वीं तक जब जांच करी तो इसको ये देखा कि पूरी एजुकेशन मात्र 2 साल की है। पूरे मात्र 2 साल की, ऑफिशियली मैं बोल रहा हूँ उससे, वैसे तो साल भर की ही है। हमने देखा कि साइंस, एसएसटी और मैथ तीनों इकट्ठे ही पढ़ाए जा सकते हैं, मगर पता नहीं चला किसने अलग करा। खैर, इसकी हम पूरी जांच कर रहे हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। और पूरा एक ही सब्जेक्ट हुआ करेगा कि एक चैप्टर हुआ करेगा पेड़ में ही साइंस, पेड़ में ही मैथमेटिक्स और पेड़ में ही सोशल स्टडी। एक सब्जेक्ट हुआ करेगा घर, उसी में सब कुछ होगा। बाकी तो टूल है साहब, और वैल्यूज के साथ होंगे, क्योंकि हर चीज का आचरण निश्चित है। जब हमने पूरी ब्रह्मांड को खंगालना छानना शुरू किया तो 4 भागों में पाया, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। और सिर्फ ज्ञान अवस्था को ही तो सारा काम करना था, बाकी के आचरण भी निश्चित थे और उनका गुणन फलन सब कुछ निश्चित था। ये एक डिस्टर्ब अवस्था थी, इसी पे काम करना था। और कितनी मजेदार बात है, सिर्फ इंसान ऐसा है जिसको समझाया जा सकता है, जिसको समझा जा सकता है और जिससे समझ के साथ काम किया जा सकता है, जिस पर हम काम नहीं कर रहे थे। इस स्कूल ने सिर्फ उसी पर करने का प्रयास किया। आप पढ़ रहे हैं, इस पढ़ने से अगर समाज को फायदा नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हैं? आप काबिल हो रहे हैं, अगर समाज के व्यक्ति को फायदा नहीं है तो वो क्यों आपके साथ खड़ा हो? स्कूल इस दर्शन को लेकर आगे चला कि अगर मैं काबिल बन रहा हूं तो समाज को फायदा बता मुझको, क्योंकि पूरे इंसान के जीने का रहस्य इस पृथ्वी और ब्रह्मांड पे को एग्जिस्टेंस है। दूसरे के साथ जीना, दूसरे के लिए जीना, दूसरे के साथ बेहतरी से रहना, इसी का तो काम है शिक्षा।
नहीं तो आपकी किडनी को पता है कितना कब लेना है, कितना किससे साफ करना है। शिक्षा जीने के लिए है, जिंदा रहने के लिए नहीं। जिंदा रहने के लिए लीवर, किडनी, सारे तंत्रों को सबको पता है कब कब क्या करना है। उसमें प्लीज आपका ज्ञान नहीं चाहिए, सिर्फ शिक्षा जीने के लिए चाहिए कि समाज में और अवस्थाओं के साथ कैसे जीना है। मुन्नी इंटरनेशनल स्कूल आज देश में नहीं विदेशों में जाना जाता है, इसकी वजह बताएं मुझे। और आप बता रहे थे मुझे कि कई अमेरिका के कई फाउंडेशन और जापान कई सरकार ने मतलब आपको सम्मानित किया है, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, मुनी इंटरनेशनल स्कूल की यात्रा 2002 1 मार्च से शुरू हुई, 1 अप्रैल से। स्कूल बहुत छोटे से पैमाने पर 25 बच्चों के साथ स्टार्ट हुआ, 30 रुपए से। कुछ मेरी थीम थी, मैं एजुकेशन को मानता था कि ये कोई ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। एजुकेशन, अध्ययन का मतलब है संस्कारित होना। शुरुआत में मुझे बहुत दिक्कतें रही क्योंकि वर्तमान सिस्टम में ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। उनकी तरफ से पहले से एक परफॉर्मा मिलता है, एक सिस्टम मिलता है, जैसे आपने चलना होता है। बहुत दिक्कतें थी, मगर मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सच के रास्ते पर हूँ। और क्या होता है कि समाज आपको क्यों एक्सेप्ट करे जब तक फल ना देखे, क्यों एक्सेप्ट करे? तो समाज की अपनी भी सीमाएं हैं, समाज की अपनी ड्यूटी है। तो समाज ने कहा करके दिखाएं, हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। साहब, मेरी ये यात्रा 2002 से चल के 2010 और 11 तक संघर्ष के साथ गुजरी। जब मैं अपने बच्चे मेरे प्रोडक्ट के रूप में बाहर आने लगे, लोगों को दिखने लग गया कि बच्चे वैल्यूज के साथ हैं, ये बच्चे जिनके लिए ज्ञान कोई बाउंड्रीज नहीं है, जब ये इस तरह दिखने लग गए तो सबसे पहले यूनेस्को का लेटर मिला मुझे कि वर्ल्ड में टॉप 15 में मेरी मैथोलॉजी को डिक्लेयर किया गया। उसके बाद जापान गवर्नमेंट की तरफ से पार्टनर स्कूल के रूप में मुझे अपॉइंट किया गया। मैंने डीपीएस आरके पुरम को रिप्लेस किया। उसके बाद वाटरलू यूनिवर्सिटी, उसके बाद अशोका फाउंडेशन, उसके बाद एजुकेशन वर्ल्ड ने मुझे दिल्ली, एनसीआर और कंट्री में नंबर 1 के मार्क किया। ऑस्ट्रेलियन असेसमेंट ने मेरी 3rd और 5th को इंडिया के टॉप 700 में मार्क किया, उनसे मेरा 25% रिजल्ट अप करके मार्क किया। ये यात्रा ऐसे चल पड़ी। आज मैं कहता हूँ ये रिजल्ट मैं बहुत इसमें बहुत गौरवान्वित नहीं होता कि ये कोई बहुत गौरव की बातें हैं। मेरा कंपटीशन स्वयं से है, क्योंकि मेरे स्कूल में पहले एंट्री पे ये शीशा लगा हुआ है। हम बोलते हैं कि गॉड ने कोई 2 कॉपी नहीं बनाई, अगर गॉड है तो। जब 2 कॉपी नहीं बनाई तो मैं उसके एक बनाने के सिद्धांत को कैसे चैलेंज कर सकता हूँ? उसने मुझे यूनिक बनाया है। मेरा कंपटीशन अपने आप से है, ना कि किसी दूसरे से। अगर लता मंगेशकर, सहवाग, खिलाड़ी, कोई वैज्ञानिक, वो तो बन चुके हैं। मेरे स्कूल में हम बच्चों से पूछते हैं कि आपने क्या बनना है, बच्चे बोलते हैं डॉक्टर। हम कहते हैं वो तो पहले ही बन चुके हैं, आप क्या बनेंगे नया डॉक्टर? वो डॉक्टर तो पहले बन चुके हैं, बढ़िया आप ना बनते तो कम से कम आराम रहता उनको। आप बताएं कि वो डॉक्टर जो बन चुके हैं, आप डॉक्टर में क्या फर्क होगा? हमने इस थीम पे काम किया। साथियों, सबसे बड़ी दिक्कत यह कि आने वाले 20 साल बाद जब ये बच्चे मार्केट में होंगे, आने वाले 15 साल बाद जब ये मार्केट में होंगे, मुझे नहीं पता होगा कि कौन से जॉब एग्जिस्टेंस में होंगे। पोस्ट एंड टेलीग्राफ का कोई बहुत बड़ा मंत्रालय हुआ करता था, शायद आज उसके हम ही लोग जानते हैं, बाकी बच्चे तो जानते भी नहीं होंगे। इसी तरह बैंक और बहुत सी सर्विसेज आने से 10 से 15 साल में खत्म होने की तरफ होगी। मुझे नहीं पता, डॉक्टर रोबोट्स कर रहे होंगे। घर बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे रोबोट बन गए हैं जो 3 दिन में घर बना देते हैं, शायद जरूरत रहे भी ना। जो मजदूर पहले हमें एक आवाज सुना करते थे कि खंबे पर रस्सी खींचते थे तो जोर लगा के हिंसा आवाज आया करती थी, वो आवाज इतिहास की बन गई। आज मशीनें बटन दबाती हैं, 20 फीट नीचे खोद करके घर को चली जाती हैं, घर के घर ट्रांसफर होते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि 10 साल बाद कौन सा बिजनेस होगा? क्या आप कह सकते हैं कि किसी प्रांत के लिए बच्चे को तैयार कर रहे हैं? क्योंकि मैं बच्चा ग्लोबल सिटीजन के रूप में तैयार कर रहा हूँ, मैं सार्वभौम व्यवस्था के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी संसार में बच्चा जो आज तैयार होगा वो किसी प्रांत, किसी देश, किसी बाउंड्रीज के लिए तैयार नहीं होगा। वो विश्व के रूप में तैयार होगा अगर बेहतर बच्चा तैयार होगा, और सार्वभौम व्यवस्था के लिए तैयार होगा। क्योंकि सजाओं का रेट कम ज्यादा हो सकता है, अच्छे आदमी की क्वालिटी पूरे संसार में सेम ही रहेगी। हर को अच्छा चाहिए तो ऐसा अच्छा चाहिए, सभी संसार में एक जैसे हैं। तो मेरा स्कूल ग्लोबल सिटीजन तैयार करता है और सार्वभौम व्यवस्था के लिए तैयार करता है। सर, आज ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मोरल वैल्यू ख़त्म हो गया है, स्कूलों में भी मोरल वैल्यू की कीमत नहीं, वहाँ भी शिक्षा नहीं दी जाती आमतौर पे। आप मोरल वैल्यू को बढ़ावा दे रहे हैं।
आपके बच्चे जो तैयार हो रहे हैं या आपको मतलब उनको तैयार करने में किस तरह की कठिनाइयाँ आती है या उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस चीज़ को? देखिए, मोरल वैल्यू या कोई भी चीज़ है, मेरे पास सबसे बड़ी मेरी खासियत क्या है कि मैंने अप्लाइड नॉलेज पे लगाया। मैंने कोई भी चीज़ ड्रीम के रूप में नहीं दिखाया। आप मोरल वैल्यू जब पढ़ाने का सब्जेक्ट हमारे पास आता है, जब हमें पढ़ाना होता है तो करके दिखाना होता है, उसको उनके कॉन्टेक्स्ट में बताना होता है। आप खाली पीछे पीछे ग्रंथ में राम ऐसे थे, सीता ऐसी थी, या ईसा मसीह ऐसे थे, या मोहम्मद साहब ऐसे थे, ऐसे कह करके फ्यूचर नहीं तय कर सकते आप। उनके साथ उनकी परिस्थिति थी, आपके साथ आपकी परिस्थिति है, हर बच्चे के साथ एक डिफरेंट परिस्थिति है। आप उससे सेम आदमी आप कहें कि मैं राम चाहिए, सीता चाहिए या ये चाहिए, ये बात वाजिब सी नहीं लगती। ठीक है, तो इस चीज को मैंने कैसे कंसर्न किया, मेरे साथ क्योंकि माता पिता शामिल था, माता पिता का अपना कंसेप्ट बना हुआ है कि भाई मैं तो यही समझता हूँ, यही मानता हूँ। सरकार की तरफ से डायरेक्शन थे, बच्चे की तरफ से अपनी लिमिटेशंस थी, उसके पूर्वाग्रह और मान्यताएं उसके साथ चल रही थी। हम बच्चे को बोलते हैं कि प्लेन स्लेट है, साहब प्लेन स्लेट नहीं है, वो फील्ड स्लेट है। प्लेन स्लेट होती तो सारे स्कूल के बच्चे एक जैसे होने चाहिए थे। प्लेन स्लेट नहीं होता, उसके पास शब्द नहीं है नए वाले बोलने के लिए। हमने इस बात को बचपन में बहुत शुरुआत में ही समझ लिया। अब करना क्या है कि जो उसकी सोच है एक सही लाइन प्रस्ताव के रूप में दे करके हमने कहा भाई खुद तय कर ले, ये ठीक है या ये ठीक है, हमारा दबाव नहीं है। क्योंकि सीखने के लिए, समझने के लिए और अध्ययन के लिए आवेश बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। आप आवेश रहित रहकर ही सही फैसला कर सकते हैं। देखिए, इसलिए कई बार मुहावरे आते हैं कि गुस्से में, प्रेम में कोई ना प्रॉमिस करो और ना वादा करो और ना झगड़ा करो। हम भी यही बात सिंपल कहना चाहते हैं, आवेश में कोई अध्ययन संभव नहीं है और आवेश में कोई प्रस्ताव को भी सहमति पूरी तरीके से संभव नहीं है। हमने इन चीजों पर काम किया। हमने बच्चों को बताया कि भाई मैं ये कहता हूं कि मैं हूं कौन, तो मैं एक शरीर और एक जीवन, जिसको हम कोई लोग आत्मा कुछ कुछ कहते हैं, उनके दोनों का ज्वाइंट रूप हूं। बच्चे को लगा कि यार बात तो ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूं, आओ इसको गलत सिद्ध करके दिखाते हैं। आप इसको गलत सिद्ध करके दिखाते हैं, आइए। हमने बच्चे से कहा कि आप प्रूव करके दिखाओ कि आप शरीर और आत्मा, जीवन का संयुक्त रूप नहीं हो। मैं कहता हूं ये गलत बात है। बच्चों ने कहा हाँ सर कह रहे गलत बात है। मैंने कहा प्रूव करके दिखाओ। सच बताऊं, थोड़ी सी बहस तो जरूर हुई। अगले दिन इसका आंसर था ही नहीं, सभी बच्चे से राजी थे, सर ये तो गलत नहीं सिद्ध हो रही, क्योंकि मैं तो सही सिद्ध कराना चाहता था। मैंने इसको नेगेटिव से स्टार्ट किया कि भाई आदमी शरीर और जीवन का संयुक्त रूप नहीं है, बच्चे सिद्ध करके लाओ। गलत ही बात, बच्चे गलत सिद्ध करके लाए। जब सिद्ध गलत नहीं हुई तो बच्चों को मानना पड़ा। ऐसे प्लांट होने चलेगी। पहले पेरेंट्स ने विरोध किया कि आप क्या बाबागिरी पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा जी जो आपने कहा था वो एजुकेशन खत्म कर दी। बोले हाँ, तो थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं वैल्यूज हम कुछ डिस्कस कर लें, क्योंकि मेरे को कोई सूचनाएं मेरे जीवन में काम नहीं करेंगी, मेरे संस्कार मेरे जीवन में काम करेंगे। तो वो काम कर लेते हैं। उनको लगा कि यार ये बात तो ठीक है, उनको लगा ये बात ठीक है, अगर ऐसा है तो कर लेना चाहिए। देखिए, आप आदेश करके, आप इस तरह करके कभी नहीं समझा सकते। सर, आप देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को किस रूप में देखते हैं? साहब, मैं इसमें ना तो मैकाले को दोष दूंगा और ना ही किसी और को। मैं तो दोष अपने वर्तमान को दूंगा और अपनी निष्क्रियता को दूंगा। मैकाले बेचारे मर भी चुके होंगे, कई बार जन्म लेके भी मर चुके होंगे। मैंने क्या किया मैं तो बताऊं। क्योंकि कभी एजुकेशन ने सिलेबस का मतलब था मिनिमम एक्सेप्टेंस। सिलेबस का मतलब थर्ड में ये करा देना, तो मिनिमम एक्सेप्टेंस इतना तो करवा देना। इतना ही तो हाथ जोड़ा था उसने। अगर मैकाले साहब में इतनी ताकत होती कि मेरा खराब कर लेता, तो अपने भी कौन सा बना दिया, अपने का भी तो खराब ही हुआ पड़ा है। आज आपको बेवकूफ चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में दिखाई दे रहे हैं। नॉन एजुकेशन होने का इतना रोना अमेरिका रो रहा है, इतना इंग्लैंड रो रहा है। अगर उसके ताकत होती तो अपने वो कामयाब कर लेता। हमारे को तो चलो, हम तो जैसे थे ही थे। गुलाम की क्या नियति और क्या नियत, अपने की कौन सी उसने कर ली जो काबिलियत होगा। बल्कि हम इंग्लिश बोलने लग गए। अब दिखाई दे रहा है कि उनके पार्लियामेंट में हमारे लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। तो मैं तो किसी की छाती नहीं पीटता अपनी। मैं तो कहता हूँ मैं क्या नहीं कर पाया, मैं इसलिए अपनी छाती पीटता हूँ कि मैं किसी को, मैकाले को दोष दूं, ग्रंथ को दोष दूं, इसको दोष दूं। मैं कहता हूँ मैंने क्या किया, तो मैंने ये अपना काम कर दिया। क्योंकि मैं इस बात को बड़ा मानता हूँ कि किसी ने कहा जंगल में आग लगी थी, एक चिड़िया चोंच से पानी गिर रही थी। लोगों ने पूछा आग बुझेगी नहीं तेरी चोंच से? बोला सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि जब आग बुझाने का जिक्र होगा तो मेरा भी जिक्र आएगा।
आग तो मैं जानती हूँ नहीं बुझेगी। तो मैं जानता हूँ कि मेरे से बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, मगर कुछ लोगों को बल मिलेगा इस बात का कि यार ऐसा किया जा सकता है। और अब तो मेरे साथ सरकारें भी सहमत हो रही हैं, विदेशी सरकारें भी हो रही हैं। साउथ कोरिया से भी बहुत लोग आए हुए थे, आयरलैंड से आए हुए थे, वो बहुत से लोग आते हैं, देखते हैं। क्योंकि मैंने अपना स्कूल खुद कभी नहीं दिखाता, मैं बच्चों के हवाले आने वाले गेस्ट को कर देता हूँ कि साहब ये मेरा प्रोडक्ट है। मैं हो सकता है बोलने में तेज हूँ, मेरा काम अच्छा ना हो, तो बेहतर है काम देखा जाए, क्योंकि ज्ञान, गुरु जो है वो ज्ञान होना चाहिए, आदमी नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जीवन विद्या के सिद्धांत को जीवन विद्या संस्था ने जो एक विचार दिया है उसको सिलेबस में अपनाने की आप ज़रूरत महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा, सच पूछें, क्योंकि मैं ऑफिशियल गवर्नमेंट स्कूल चला रहा हूँ, एक पब्लिक स्कूल चला रहा हूँ जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, एफिलिएटेड है। तो जो गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन दे रखी है वो तो डायरेक्शन है ही, जो वर्तमान एजुकेशन है वो तो चाहिए चाहिए, परंतु लक्ष्य, शुरुआत और मिड वैल्यूज के साथ, जीवन विद्या के साथ ही होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं जीवन विद्या का मैं मेंबर हूँ या कुछ जीवन विद्या मैंने अध्ययन किया है तो मैं इस मारे कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने खूब खंगाल के, खूब जांच करके देखा। भाई मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप पूरे ज्ञानी हो गए तब भी क्या करोगे? आपने सब कुछ पा भी लिया तब भी क्या करोगे? आपने सब कुछ जान लिया तब भी क्या करोगे? इसके वैल्यूज है। देखिए एक बड़ी सुंदर बात है, ये विद्या को अलग से नहीं कह रही। आप एक बात समझिए, कबीर ने भी यही कहा कि पहला सुख निर्मल काया, उस पर हो थोड़ी सी माया, पत्नी हो चरित्रवान, पुत्र हो आज्ञाकारी, और पांचवा सुख संतन में भागीदारी। ये तो विद्या भी कह रही है कि पहला सुख स्वस्थ, शरीर स्वस्थ रह सके। बताइए कि ऐसा हो सकता है कि 2012 में स्वस्थ रहे और 2018 में स्वस्थ ना रहे? दूसरा, समृद्धि पूर्वक जी सके। अगर आप शिक्षित हैं तो 4 गुण चाहिए आपके अंदर। पहला, स्वस्थ रह सके। दूसरा, समृद्धि पूर्वक जी सके। तीसरा, संबंधों में तृप्ति। हम कबीर ने कहा था कि पत्नी चरित्रवान हो, पुत्र आज्ञाकारी। अब हम कहते हैं हर अवस्था से आपका संबंध तृप्त होना चाहिए। पदार्थ अवस्था से संबंध तृप्त होना चाहिए, प्राण अवस्था से तृप्त होना चाहिए, जीव अवस्था से, और मानव का मानव के साथ में तृप्त होना चाहिए। चौथा, उसने कहा कि व्यवस्था में भागीदार, जो व्यवस्था है उसमें आपकी भागीदारी निश्चित होनी चाहिए। और कोई नई बात उसने कही नहीं। और मुझे तो समझ नहीं आता, इसको हम क्या 1968 में रख सकते हैं, 2012 में रख सकते हैं? मतलब 2012 में शरीर के हम डॉक्टरों के हवाले ही करेंगे? क्या हम संबंधों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहेंगे? अरे साहब, ये तो सर्वकालीन, सर्वयुग, सदैव का पॉलिसी होनी चाहिए कि सदैव अगर मेरे स्कूल से पढ़ा हुआ आदमी है, कोई पढ़ा हुआ आदमी कहीं दुनिया से है, तो उसको स्वस्थ होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, संबंध में तृप्त होना चाहिए और व्यवस्था में भागीदार होना चाहिए। चाहे वो इंग्लैंड में पढ़े या अमेरिका में पढ़े या फ्रांस में पढ़े या अफ्रीका में पढ़े, उसको हर जगह आदमी को ऐसे ही होना चाहिए। सर, आप उसके बारे में क्या कहेंगे जो शिक्षा में असमानता है? आप देखे होंगे, आप एक स्कूल के ऑनर हैं, उसको रन करते हैं, आप देखते हैं सर इसी इलाके में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो झोपड़ी में पढ़ रहे होंगे, कई सारे बच्चे होंगे जो वातानुकूलित स्कूल में पढ़ रहे होंगे। इसको कैसे, आपके नज़र में कैसे इसको दूर किया जा सकता है? सर, बड़ा सुंदर बात है, ये बच्चे अलग अलग नहीं पढ़ रहे, ये जो पॉलिसी मेकर और स्कूल ऑपरेटर है ये अलग अलग है। असल में बच्चे तो सारे काबिल थे, ये कुछ पॉलिसी मेकर्स, कुछ स्कूल मालिक और ये लोग, ये बेचारे गरीब अमीर थे जिस हिसाब से स्कूल बन गए। बच्चा तो कमजोर था ही नहीं कभी। प्रकृति में एक भी चीज, अगर मक्खी भी पैदा है, मच्छर भी पैदा है, अगर एक कीड़ा भी पैदा है तो एक पर्पज के साथ पैदा है, एक अर्थ और प्रयोजन उसके साथ में। ऐसे ही बच्चा भी प्रयोजन के लिए है। आप जितना ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ये अपने भविष्य के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कल ये लोग इकट्ठे होंगे, फिर आंदोलन होगा, फिर वो जो दबेंगे वो इकट्ठे होंगे। आप कर क्या रहे हैं? ये पॉलिसी मेकर्स को समझना होगा कि अगर कल ये लोग आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे कि ये लोग थे, अगर ज्ञानी हो गए तो, कि ये लोग थे जिन्होंने हमारे बीच में फर्क किया, जिन्होंने हमारे बीच में नई नई दीवारें खड़ी करी। देखिए, कभी युग था स्टोन एज, उसके बाद एग्रीकल्चर एज आया, उसके बाद इंडस्ट्री एज आया, फिर इंफॉर्मेशन एज चला। आज इंफॉर्मेशन की बम्बारमेंट है हर तरफ से। मान के चलिए इनोवेशन एज भी आ चुका है। आज नौकर इस चीज का नहीं रखा जाएगा जो मुझे ये बताएगा कि ताजमहल कहाँ है या किसने बनाया। ये रखा जाएगा नौकर, वो ये बताएगा कि ताजमहल से मैं क्या फायदा उठा सकता हूँ, ताजमहल से मुझको और संसार को क्या फायदा होगा। इसीलिए ये जो हम गली मोहल्ले शहर
विकसित अविकसित स्कूल खोल रहे हैं। मान के चलिए अगर अफ्रीका में गरीबी रही तो आज पूरा वर्ल्ड ग्लोबल विलेज है, ये गरीब लोग अमेरिका पहुंच जाएंगे। ये गरीब लोग हर उस विकसित देश में पहुंच जाएंगे। पहले नौकर के रूप में होंगे और एक दिन मलबे के रूप में होंगे, अगले दिन राजो राज सबके साथ बट रहा होगा। ये आपकी एजुकेशन का ही फर्क है कि रंग भेद नीतियां चलती हैं, हेट क्राइम चलता है, ये आपकी एजुकेशन की प्रॉब्लम है। देखिए अगर मेरा बेटा गरीब है, लेकिन मानिए कल वो अपने हक के लिए आपको छीन लेगा आपसे सब कुछ। आप मुझे बता चुके हैं कि आप एक जो आप बच्चे को तैयार कर रहे हैं वो ग्लोबली तैयार कर रहे हैं। मैं सुना हूं कि आपके स्कूल के बच्चे कई भाषा जानते हैं, वो कई मतलब, तो सर ये कैसे संभव है? ये क्या करते हैं आप, इसके लिए क्या करते हैं? देखिए 2009 में 2011 के अंदर जापान गवर्नमेंट को पता लगा कि मेरे यहाँ जैपनीज चलती है। मैं जैपनीज लैंग्वेज का इंटरप्रेटर, मैंने लैंग्वेज करी थी। तो उनके 3 अधिकारी लेडीज थी, पहली बार आए तो उन्होंने सुना मुनि इंटरनेशनल, जैसे नाम लगा हुआ इंटरनेशनल, तो लोग मुझसे पूछते हैं भाई साहब आप इंटरनेशनल है, बिल्डिंग तो बहुत छोटी है। मैंने कहा हमारे यहाँ ज्ञान इंटरनेशनल है, बिल्डिंग इंटरनेशनल तो होती नहीं कभी। तो वो बेचारे इंटरनेशनल के नाम से उनको लैंग्वेज का पता था। वो आए मेरी कॉलोनी में। अब रोड बहुत खराब थे, 20 फीट का रोड था, उसमें लंबी उनकी गाड़ी। मैंने अपने लाने वाले को कहा कि बड़े रोड से लाना ताकि कम से कम इज्जत बच जाए, मगर वो अंदर से ले आया। हुआ क्या कि उन्होंने पूछा तो इंटरनेशनल स्कूल है, बड़ा ही होगा, शायद रास्ता खराब हो। जब वो आए तो 500 गज में स्कूल था। उन्होंने कहा स्कूल का है। उसने कहा सर यही तो स्कूल है। और बेचारे तीनों लेडी बड़ी डिसअपॉइंट हुई, अंदर आई, हमने वेलकम किया परंपरागत तरीके से जो हर एक का करते हैं। उसके बाद हमने पूरे स्कूल को घूमने को भेज दिया और लास्ट में 20 मिनट का ड्रामा खेला जापानी लैंग्वेज में। अब उनके विचार बदलने लगे काम देख के। एक रूम में हम बैठे, मुझे पता नहीं था कि वो लोग कैसे करते थे। उसमें एक आदमी रिकॉर्डिंग करता था चोरी छिपे, एक आदमी बात करता था, एक आदमी एक्सप्रेशन को रीड करता था। बाद में उन्होंने बताया बातों को। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अशोक जी इस कॉलोनी के लोगों के लिए आपने लैंग्वेज क्यों लगाई? इस कॉलोनी की तो बहुत हालत खराब है, यहाँ लैंग्वेज क्या? मैंने कहा देखिए आज मुझे वाक्य याद है, मुझे उन तीनों का नाम तो याद नहीं, तीनों लेडीज थी। मैंने कहा हर कार में 2 सीट होती है, एक स्टीयरिंग व्हील के पीछे, एक उससे पिछली अपोजिट सीट। हर आदमी, हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास वाले और मिडिल क्लास वाले, पिछली सीट पे बैठना चाहते हैं। अब हमारे गरीबी में और आबादी में एक बड़ा क्लियर रिश्ता होता है। हम जो गरीब होते हैं हमारी आबादी ज्यादा होती है। हम इसलिए करते हैं कि यार लास्ट वाला बच्चा, जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं तो लास्ट वाला बच्चा हमारा जवान हो रहा होता है। हमारे अपने बुढ़ापा उस लास्ट वाले बच्चे उससे नए लास्ट वाले कट जाता है। 3-4 बच्चे तो होंगे ही होंगे। अब 50-100 गज का मकान होता है, मेरा अपना मकान 100 गज का है, तो मेरे पेरेंट्स का मकान 50, 25, 75 गज का। आज मकान की कीमत है 10 से 15 लाख, 20 लाख। डॉक्टरी बनने की कीमत है 40 लाख, 50 लाख। इंजीनियर बनने की कीमत है 12-15 लाख। छोटे कोर्सों की कीमत तो 10 लाख से ऊपर है। अब बताइए मेरे 4 बच्चे हों तो किस बच्चे के लिए मकान बेच दूं मैं डॉक्टर बनने के लिए? मैं भी जाऊं और बच्चे भी जाएं बाकी। तो साहब कितने भी काबिल बच्चा होगा, मैं कहूँगा डॉक्टर तो बन नहीं सकता, बेटे कंपाउंडर बन सकता हूँ, क्योंकि मेरा पैसा नहीं है, फ्री में होता कुछ नहीं। तो अब सवाल उठा कि तो मेरा बच्चा कार में कैसे बैठेगा? तो एक ही तरीका है कि ड्राइविंग स्कूल जाके 1200 रुपये ड्राइविंग सीख ले और कोठी कोठी घूमे कि मेरे पास लाइसेंस है, तो स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ जाए। देखिए मेरे बच्चे के पास भी महत्वाकांक्षा उतनी ही है जितने आपके बच्चे के पास है। मैंने कहा मैडम, उनसे कहा कि कार की पिछली सीट पे आज पूरा वर्ल्ड ग्लोबल विलेज है, एक इंग्लिश बोलने वाला जो कॉल सेंटर पीछे जाता है, तो मेरा तो जापानीज बोलेगा, अलग से अकेली कार में जाया करेगा। तो उन तीनों ने आपत्ति तुरंत करी, तो क्या आपने सिर्फ इसके लिए तैयार किया है? मैं कहा देखिए मैडम, हमारे में तो ये भी कहा गया भजन जैसा जिससे भगवान प्राप्ति हो, वही भूखे पेट नहीं होता। अगर पैसा आएगा तो मान सम्मान देश सब कुछ साथ में आता है मेरे साथ में। मैंने इसलिए तैयार किया कि एक लैंग्वेज सीखना स्कूल में 10 साल 12 साल बच्चा गुजारता है। अगर पहले साल 50 वर्ड भी सीखे तो 10 साल में 600 वर्ड तो सीख ही लेगा। क्या है, कम से कम ये आदमी किसी का शोषण नहीं करेगा, दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। इसका कल्चर उनको बताएगा, उनका कल्चर इनको बताएगा, किसी के शोषण पे नहीं है। और हर आदमी इसकी जरूरत है क्यों? क्योंकि दोनों को दूसरे की भाषा नहीं आ रही, तो सब बाजी इसी के हाथ में है। आप अगर चाय भी बनाते हैं ना तो 2 एक तरह की चाय नहीं बनाई जा सकती, मगर भाषा में आप जितने